वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं हम लोग आज के इस सेशन में, और जिसका नाम है, कौन सा चैप्टर चल रहा है बताओ? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में पहले पिछले क्लास में बेटा हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये बात सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेन होता है बता दो बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होता है, अंदर का और बाहर का। तो देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मोटा सा जो मेम्ब्रेन बनाया हुआ बेटा, ये अंदर का मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये वाला मेम्ब्रेन जो है वो बेटा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और हमें पता है कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है ना। ऐसा स्पेस आपने क्लोरोप्लास्ट में भी देखा था और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो ये दोनों स्पेस को हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल सकते हैं इसको। तो ये आपका स्पेस रहा, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इधर क्या होगा बेटा? मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स जो फ्लूइड होता है, और बाहर में हो गया आपका साइटोप्लाज्म। तो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको कहते हो, वो होता क्या है वास्तव में? वह कई सारे प्रोटीन का एक बना हुआ कॉम्प्लेक्स है जहां से इलेक्ट्रॉन का पासिंग होता है। देखो इसमें मैंने बताया है कि इनर मेम्ब्रेन में देखो एक कॉम्प्लेक्स 1 है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स 2 है, एक कॉम्प्लेक्स 3 है, एक कॉम्प्लेक्स 4 है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में याद रखना कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्स। देखिए मैंने यहां पे लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। और ये जो 5वां कॉम्प्लेक्स है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। आपसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में कितना हो जाएगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला और एक 5वां कॉम्प्लेक्स हो गया। तो 5th कॉम्प्लेक्स जो है बेटा, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स है, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स है। इसका काम होता है एटीपी का बनाना, है ना। F0F1 पार्टिकल जानते होंगे, और ये जो F1 पार्टिकल है इसमें एटीपी सिंथेज नाम के एक एंजाइम पाया जाता है, और यहीं से प्रोटॉन पंप होगा। और याद रखना बेटा, जब भी एटीपी बनेगा तो ध्यान देना, एटीपी बनने के लिए प्रोटॉन को पंपिंग होना बहुत जरूरी है। तुम कहीं भी एटीपी बनते हो देखे होगे, आप 99% केस में यही देखोगे कि कोई F0F1 पार्टिकल होता है और इसी से प्रोटॉन पंप करता है, प्रोटॉन पार करता है। प्रोटॉन में कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? एटीपी सिंथेज नाम के, जो कि इसमें एंजाइम होगा F1 में, और इसी को वो यूज कर देता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ता है बेटा, और यहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एडीपी और प्लस इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर देगा तो एटीपी बन जाता है। हमेशा एटीपी बनने का ही तरीका होता है। पर इस एटीपी को बनाने के लिए प्रोटॉन तो पार करना चाहिए ना, पर वो प्रोटॉन कहां से आएगा? और हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन तभी पार करेगा जब प्रोटॉन इधर में बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो जाएगा। कीमोऑस्मोसिस याद कर लो बेटा, फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ाया था मैंने कि मेम्ब्रेन के एक साइड में प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाए तो वो प्रोटॉन बाहर से अंदर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, और वही प्रोटॉन जब अंदर जाएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और वो रिलीज करेगा तो उसी एनर्जी को यूज करके एटीपी बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या सिस्टम जिसको बोलते हो, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम लोगों को क्या करना होता है बेटा? जिसमें हम लोगों को क्या करता है? NADH और FADH। समझिए मेरी बात को। आप जब रेस्पायरेशन किए, आपने ग्लाइकोलिसिस किया, तो ग्लाइकोलिसिस में भी NADH2 बना, क्रेब्स साइकिल में भी NADH2 बना, और बीच में जो लिंक रिएक्शन हुआ था बेटा, वहां पे भी NADH2 बना। बताओ मेरे को, पूरी रेस्पायरेशन की प्रोसेस होने में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पे कितने NADH2 बनते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स से जल्दी बताइए, कितने NADH2 बनते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पे? कितने NADH2 बनते हैं बताओ बेटा? एक ग्लूकोज का पूरी तरीके से तोड़ दोगे
रेस्पायरेशन करके, तो कितने NaDH2 बन जाएगा? बोलिए, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। किसी को पता नहीं है, हैं? अरे ऐसे थोड़ी चलेगा। 10 NaDH कितना? हाँ, 10 NaDH बनता है। 10 NaDH बताए थे हम पिछले क्लास में, 10 NaDH बनता है। तो 10 NaDH ये बना है बेटा, और एक NaDH में 3 ATP छिपा हुआ होता है। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि 3 ATP निकलेगा कब? जब एक NaDH को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ले जाकर के उसको तोड़ोगे, है ना। तो अगर हमको एक NaDH या NaDH2 जो भी बोलते हो, है ना, NaDH या NaDH2, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे बेटा, ठीक है, NaDH2 को तोड़ेंगे या NaDH को तोड़ेंगे तो 3 ATP निकलेगा। और अगर मेरे को FADH2 को तोड़ना हो तो कितना ATP निकलेगा बेटा? 2 ATP निकलेगा। अब ये एक अलग सवाल है कि भाई FADH2 से 2 ही ATP क्यों निकला? तो पूरे रिएक्शन में, रेस्पायरेशन के रिएक्शन में आप ध्यान दीजिए कि FADH2 कितना बना है? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, FADH2 कितना बना है? पूरी रिएक्शन में FADH2 कितना बना है? जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बताओ। पूरे रिएक्शन में FADH2 कितना बना है? कंप्लीट। देखते हैं कमेंट में किसका सबसे पहले जवाब आ रहा है। 2, बिल्कुल सही जवाब। तो ये बेटा ये 2 FADH2 बनता है और ये 10 NaDH बनता है। मतलब अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो अगर मैं इसको बेटा एक NaDH2 में 3 ATP का बराबर है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 या 30, 30 ATP के बराबर है बेटा, 30 ATP। और उसमें 2 FADH2 बना है ना आपका, 2 FADH2 बना है, यानी कि 4, यानी कि 2 FADH2 मतलब बराबर कितना हो गया? 4 ATP। तो यानी 34 ATP है बेटा, 38 ATP टोटल प्रोड्यूस हुआ था। टोटल हम बोलते हैं कि एक ग्लूकोज से हमें मिलता है टूटने से, एक ग्लूकोज को टूटने से कितने ATP बनते हैं? 38 ATP। और जिसमें मैंने बताया था कि अगर पूछे कि नेट गेन कितना होता है तो 36 बताना है, क्योंकि 2 NaDH जो है वो ग्लाइकोलिसिस में बना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एंट्री मारेगा तो दोनों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो दोनों अपना अपना एक ATP लॉस कर देगा, तो 36 ही मानना पड़ेगा। नेट गेन आपको 36 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी NaDH और FADH में एनर्जी छिपा हुआ है उसको कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे उसको निकालने का कोई रास्ता होना चाहिए ना बेटा। तो उसको निकालने के लिए क्या होना चाहिए? यही होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा और इसके वजह से ATP निकलेगा। अब देखो कैसे होगा से। तो मैंने बोला कि पहले बात तो तुम 2-4 फंडामेंटल चीज याद कर लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 4 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लिख दिया हूं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4, 4 कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का है बेटा। यहां पे ATP आपसे पूछा जा सकता है कि ATP सिंथेसिस किस कॉम्प्लेक्स में होती है? 5th कॉम्प्लेक्स में। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यही 4 कॉम्प्लेक्स है। ओके, पहली बात समझ में आ गया। अच्छा, 2 बात आप नोटिस कर रहे हो कि मैंने यहां पे यूवी क्यूनॉन बनाया है बेटा और साइटोक्रोम C लिखा है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ना, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स और सेकंड कॉम्प्लेक्स, ये दोनों से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो एरो दिखा रहे हैं, देख ध्यान से देखो इसको। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से एरो निकल करके हमने यूवी क्यूनॉन को दिखाया है और सेकंड कॉम्प्लेक्स से भी एरो निकाला है, यूवी क्यूनॉन को दिखाया है, ठीक है। और यूवी क्यूनॉन से फिर कहां पे गया है बेटा? थर्ड कॉम्प्लेक्स में। तो याद रखना, सेकंड कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन थर्ड कॉम्प्लेक्स में सीधे गया। देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से किधर कहां पे गया है? थर्ड में गया है। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन एरो से समझो, एरो में इसलिए बनाया हूं, यहां से जो एरो बनाया गया है वो सीधे यूवी क्यूनॉन से होते हुए थर्ड कॉम्प्लेक्स में आया है। और सेकंड से भी आप देखिए, सेकंड से भी जो इलेक्ट्रॉन है वो यूवी क्यूनॉन में गया, फिर इधर से ऐसे लौट करके आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है और ये इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे आया है। समझ रहे हो बात को? समझ आ रही है ना?
बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ तो बोला, आ रहा है ना? यस, गुड, ठीक है। तो यहां से बेटा इधर से भी इलेक्ट्रॉन गया, इधर से भी इलेक्ट्रॉन गया, मतलब यूवी क्यूनॉन एक कॉमन समझ सकते हैं कि रिएक्शन सेंटर है जहां पे इधर का भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर का भी इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद फिर साइटोक्रोम में पहले इलेक्ट्रॉन गया है, उस साइटोक्रोम सी में, साइटोक्रोम नहीं है खाली साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम का भी कई सारा टाइप होता है, साइटोक्रोम ए होता है, साइटोक्रोम B1 होता है, बी होता है, एफ होता है, अलग अलग टाइप के साइटोक्रोम भी होते हैं। तो साइटोक्रोम में गया, साइटोक्रोम सी में गया और फिर कॉम्प्लेक्स 4 में गया है। अब आपको मैं 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूं, साइटोक्रोम सी और यूवी क्यूनॉन, ये दो जो मैं ब्लू कलर से दिखाया हूं, ब्लू कौन सा कलर है ये, है ना, देख लो। तो ये दो जो यूवी क्यूनॉन है, साइटोक्रोम सी है, ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, 0.2 मिलीमीटर माई लॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। जो यूवी क्यूनॉन है और साइटोक्रोम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल भी शर्माना मत, डायरेक्ट मारना कि यूवी क्यूनॉन और साइटोक्रोम सी ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, साइटोक्रोम सी एक क्वेश्चन था, उसमें 3-4 प्रोटीन का नाम दिया, उसमें एक साइटोक्रोम सी ऑप्शन दिया हुआ था और पूछा गया था कि कौन सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब तुमसे यहां पे साइटोक्रोम B1 बोल देगा, सी बोल देगा, C1 बोल देगा, F बोल देगा। अब देखो साइटोक्रोम में भी कई टाइप के होते हैं, तो याद रखो साइटोक्रोम सी जो है वो मोबाइल है। मोबाइल किसको बोलते हैं? जो मूव करते रहता है बेटा। ये यहां भी जा सकता है, ये यहां भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन को यहां से पकड़ेगा और यहां ला करके छोड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को इधर लेने के जाएगा और छोड़ेगा कहां पे? थर्ड कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए इन दोनों जगहों का इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ला रहा है यूवी क्यूनॉन थर्ड कॉम्प्लेक्स के, और यहां से इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के बाद 4 कॉम्प्लेक्स में ला रहा है कौन? साइटोक्रोम सी। तो पॉइंट सिंपल सी बात है, ये वाला और ये वाला यूवी क्यूनॉन और साइटोक्रोम सी ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। इसको कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं, कभी कभी देखना बुक्स में स्लैश देकर के इसको कोएंजाइम क्यू लिखा रहेगा, तो वो भी ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। इतनी बातें समझ में आ गई ना? अब देखिए बात क्या होता है कि ये जो मशीनरी बना हुआ है सबका नाम है बेटा, देखो कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? FMN NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम, सभी कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है बेटा? FMN NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, NADH का पता ही है आपको, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेटा FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। सेकंड कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? एफेड, या इसको एक और नाम देते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं बेटा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और मैंने तुमको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, क्या कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सिर्फ यही एक ऐसा एंजाइम है जो एंजाइम किसका है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। तो इसको इनर मेम्ब्रेन में होना चाहिए, लेकिन ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहां पे रहता है बेटा? मैट्रिक्स में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन ऐसा एंजाइम है जो पार्टिसिपेट करता है, वो मैट्रिक्स में पाया जाता है? यही सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बाकी सब इनर मेम्ब्रेन में आपको मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स थर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा साइटोक्रोम रिडक्टेज या साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। लिख दो साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1 कहां लिख दो बेटा? ऊपर लिख दो, किधर लिख दो जी? यहां पर लिख दो CYTBC1 कॉम्प्लेक्स। इसमें दो चीजें बना होता है, साइटोक्रोम B होता है और C1 होता है। देखो यहां पे साइटोक्रोम C है, देख रहे हैं? साइटोक्रोम यहां पे C1 है, यहां पे C है, तो BC1 मतलब इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस कैसे? पहले B के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर C1 के पास जाएगा, फिर C के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स 4 में आएगा। समझ रहा है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं साइटोक्रोम BC1, B के बाद C1 कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग साइटोक्रोम रिडक्टेज भी बोलते हैं। और जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है बेटा उसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या नाम है बेटा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। बोलिए बोलिए।
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो 4 कॉम्प्लेक्स है इसमें होता है साइटोक्रोम ए, है ना, उसके बाद फिर A3, साइटोक्रोम A3, और 2 कॉपर होता है बेटा, 2 कॉपर होता है, 2Cu+, है ना, कॉपर होता है। कॉपर पे कितने चार्ज होते हैं? +2 कि +1, है ना। ये कॉपर सेंटर होता है, चार्ज नहीं होता बेटा, कॉपर सेंटर होता है, न्यूट्रल होता है, कॉपर होता है। तो देखो मैं लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, मैंने बोला कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है FMnNADH2 डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, या इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग बोलते हैं बेटा साइटोक्रोम रिडक्टेज, इसके अंदर में साइटोक्रोम B और C1 पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है, इसके अंदर में साइटोक्रोम A पाया जाता है, A3 पाया जाता है, और 2 कॉपर पाया जाता है, 2 कॉपर सेंटर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, याद रखना। कहां कहां पे क्या क्या बोला हूं याद रखना, फिर से बोल रहा हूं। यहां पे FMn और NADH2, यहां पे बोला बेटा FADH2, इसको हम लोग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स को। थर्ड कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोला साइटोक्रोम रिडक्टेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स को बोला हमने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम A, A3 और 2 कॉपर सेंटर बेटा। एंड दिस इज द 5th कॉम्प्लेक्स, ये 5वां जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये 5वां कॉम्प्लेक्स में ही ATP का फॉर्मेशन होता है। और ATP फॉर्मेशन होने का फंडामेंटल चीज हम जानते हैं कि ATP तभी बनेगा जब F0 F1 पार्टिकल से प्रोटॉन का पंपिंग होगा, तभी बनेगा। वो मैं पहले भी कीमोस्मोसिस में पढ़ा चुका हूं। लेकिन बोलोगे सर प्रोटॉन तो पंप तब होगा ना, प्रोटॉन तो पंप तब होगा जब इधर प्रोटॉन भरेगा, ये जो मेम्ब्रेन का स्पेस है इधर प्रोटॉन भरना चाहिए, इधर प्रोटॉन पूरा भर जाएगा तो ये प्रोटॉन इधर से भागेगा, और जैसे ही भागेगा इसमें जो एनर्जी रहेगा वो F1 वाला पकड़ लेगा, और उस पकड़ करके एनर्जी को और उसको क्या करेगा ATP में कन्वर्ट कर देगा। ये कहानी होगा, यही है कीमोस्मोसिस, यही पीटर ने एक्सप्लेन किया था, यही पीटर ने बताया था बेटा कीमोस्मोसिस में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो बोलने का प्रयास कीजिए, हम समझाने का कोशिश करेंगे। आ रहा है ना? ठीक है, देखो तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पे क्या है, ये जो मेम्ब्रेन, ये जो स्पेस है ना बेटा, यहां पे खटाखट हाइड्रोजन भरना शुरू हो गया। देखो हाइड्रोजन भर रहा है, देख रहे हो, फटाफट हाइड्रोजन भर रहा है। बोला सर ये सब हाइड्रोजन आ कहां से रहा है? अभी बताता हूं कहां से आ रहा है सब। अब देखो भाई, जब इधर हाइड्रोजन भर जाएगा बेटा, तो आप तो यही जानते हो कि जैसे ही हाइड्रोजन भरेगा ये हाइड्रोजन सब भागने का कोशिश करेगा, है ना। जब इसके अंदर में भरा जा रहा है तो इसके अंदर में हाइड्रोजन आयन का प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब कोई प्रेशर बढ़ जाए, है ना, सिलेंडर में गैस को ही भर दो तो गैस बहुत ज्यादा भर देगा तो गैस ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसमें भी हाइड्रोजन अगर भर दिया गया तो ये सारा का सारा हाइड्रोजन भागने की कोशिश करेगा। बाहर तो भागने का रास्ता है नहीं, अंदर जाने का कोशिश करेगा, देखेगा एक जगह रास्ता है, कहां? यही वो रास्ता है जिससे हाइड्रोजन बाहर भागता है, ठीक है। तो इस रास्ते से बेटा हाइड्रोजन पंप करेगा, और जब यह हाइड्रोजन पंप करेगा, ध्यान से समझिएगा, जब यह हाइड्रोजन पंप करेगा तो यहां पे ATP बनेगा। यहां हाइड्रोजन का एनर्जी ATP सिंथेज नाम के एंजाइम होता है F1 वाला पार्ट में, और ये इसके एनर्जी को ले लेगा और यहीं से बना देगा। समझ रहे हो बात को? बोलिए, बोलते नहीं हैं आप लोग, समझ रहे हो बात को? एक मिनट रुको, देखो सब समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बोलो भाई, जल्दी बताइए, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं?
ठीक है। हाँ, तो देखो यहां पे, तो बेटा जब ये इस कॉम्प्लेक्स से पांच कर गए, जो पांचवा कॉम्प्लेक्स है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर निकलेगा, किधर निकलेगा बताओ, किधर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इधर निकलेगा। तो यहीं पे जो F1 पार्टिकल है ना, ये F1 पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसी एनर्जी से क्या करेगा बेटा, एटीपी बना लेगा। क्या कर लेगा, एटीपी बना लेगा। समझ रहे बात को। अब मुद्दा ये है कि इधर पे ये जो प्रोटॉन सर बोल रहे हैं, ये कहां से आया। तो प्रोटॉन कैसे आता है आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो प्रोटॉन को खींच खींच करके बाहर फेंकता है। अच्छा, वहां पे क्या हुआ था, क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ था तो स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ, सॉरी बाहर से, याद करो ना जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट में जब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में चल रहा था तो ल्यूमेन की तरफ स्ट्रोमा से बाहर से अंदर प्रोटॉन को खींचा गया था। यहां पे क्या किया जाएगा बेटा, मैट्रिक्स से सारा प्रोटॉन को इधर खींचा जाएगा। तो देखो यहां से जो इलेक्ट्रॉन, देखो NaDH2 टूटता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, 2 प्रोटॉन निकलेगा और NAD+ निकल जाएगा। अब भाई इनको जोड़ोगे तो फिर से NaDH2 बन जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 में। आपसे पूछा जाएगा कि NaDH2 से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो किस कॉम्प्लेक्स में जाता है। याद रखना बेटा, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जाता है। और FADH2 भी टूटेगा तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, है ना, और इससे भी हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, और FAD+ बन जाएगा, FAD+ बन जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा रिएक्शन सेंटर सेकंड में, है ना, सेकंड में चला जाएगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन गया और इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे गया। ये इलेक्ट्रॉन बेटा अपने पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेंगे। क्या करेंगे, पोटेंशियल। तो जब बताओ इसका ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है कि इसका ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। आप बोलोगे कि सर ऊपर वाला का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है, mgh फार्मूला जानते हो ना, जिसका जितना हाइट होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होता है। mg और h मतलब हाइट का वैल्यू बढ़ गया तो h, है ना, mgh जानते हो ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा ऊपर वाला का ज्यादा है ना। तभी तो ये, इसका मतलब यहां जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, तब इस लेवल पर जाकर पहुंच गया, और इसका पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कम है। तो जब और ये क्या करता है, ये आना चाहता है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कैसे आएगा, जब ये पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा। जब ये अपना पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मारेगा और जंप मार के यूवी क्यूनॉन के पास जाएगा, और यूवी क्यूनॉन के पास जाएगा तो ये अपना थोड़ा सा एनर्जी इधर छोड़ेगा, फिर जाएगा इधर कहां पे, थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास, फिर कहां पे जाएगा, साइटोक्रोम से होते हुए फोर्थ कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, समझो मेरी बात को, फोर्थ कॉम्प्लेक्स पर जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन बेटा इधर से बाहर निकल जाएगा, फोर्थ कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से एंट्री लेगा ना, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स से कहां निकल जाएगा, अंदर मैट्रिक्स में दोबारा चला जाएगा, मैट्रिक्स में दोबारा चला जाएगा। समझ लेना मेरी बात को ध्यान से, पूरा अच्छे से ईमानदारी से समझ लो ऑनेस्टली। अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा बोल दो, मैं समझा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यूवी क्यूनॉन के पास आया, यूवी क्यूनॉन से थर्ड कॉम्प्लेक्स में गया, साइटोक्रोम C से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 में गया और कॉम्प्लेक्स 4 से अंदर गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना पूरा एनर्जी को लॉस कर चुका है, पूरी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस किया, और जैसे जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी को लॉस कर रहा था बेटा, तो उसी समय क्या हुआ था कि ये यहां जो प्रोटॉन था ना, इस मैट्रिक्स में प्रोटॉन था, ये सारे प्रोटॉन को क्या किया गया, पंप करना शुरू कर दिया गया, प्रोटॉन का पंपिंग होना शुरू हो गया, प्रोटॉन का पंपिंग होना शुरू हो गया, है ना, प्रोटॉन अंदर से निकल करके बाहर जाना शुरू कर दिया। समझ रहे हो बात को। जब इसने अपना एनर्जी को लूज किया तो ये एनर्जी किसको दे दिया, प्रोटॉन को, प्रोटॉन एनर्जी लेकर के इधर मेम्ब्रेन में भर गया, फिर एनर्जी को लूज किया, फिर से प्रोटॉन को दिया, फिर एनर्जी लेकर के भर गया, फिर से प्रोटॉन को दिया। तो ये जब यहां से जो FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो, और जो NaDH2 से निकल रहा है वो सब क्या कर रहे हैं, जब नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वह अपना पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करते हैं, और वो पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन को दे देते हैं, और वो हाइड्रोजन जब उनको पोटेंशियल एनर्जी को लेने आता है तो इधर फंस जाता है चक्कर में। कहां पे, ये मेम्ब्रेन में फंस गया। अब ये अंदर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो अंदर निकलने का एक ही रास्ता है, इनको F0 F1 पार्टिकल
यहीं पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, इसको फिफ्थ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये सारा मेम्ब्रेन वाला जितना ही प्रोटॉन है वो इधर से भागेगा। बोला सर इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, वो कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन देखो 4 कॉम्प्लेक्स के पास आएगा और यहां से निकल गया इलेक्ट्रॉन। अब ये निकल गया तो क्या हुआ, जरा 4th कॉम्प्लेक्स के पास, यहां पे मैं थोड़ा सा जूम करके इधर दिखाता हूं बेटा, है ना, 4th कॉम्प्लेक्स के पास क्या बनाना चाह रहा हूं उसे देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मिनट रुकना। देखो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। यहां से क्या होगा कि इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा जूम, 4 कॉम्प्लेक्स को मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, ये मेम्ब्रेन है बेटा, इनर मेम्ब्रेन है, ये मैं इनर मेम्ब्रेन बना रहा हूं, और यहां पे कॉम्प्लेक्स कौन सा बना रहा हूं, 4 नंबर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 बना रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन बेटा आया यहां से, इलेक्ट्रॉन कहां पे आया, 4th कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन आया। अब ये 4th कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन देखो इधर में इन स्पेस है बेटा दोनों मेम्ब्रेन के बीच का, तो अब ये इलेक्ट्रॉन 4th कॉम्प्लेक्स से कहां चला गया, मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन आया जी, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है, मान लो कि NaDH2 का आया होगा या FADH2 का भी आ सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, मैट्रिक्स में। ओके बोलिए, चला गया ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, ये प्रोटॉन के साथ, अब ये प्रोटॉन इधर से बाहर से निकल करके इधर से प्रोटॉन भी आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 प्रोटॉन आपस में रिएक्शन किया और प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा बताओ, H2O बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 क्या बनेगा, H2O बनता है। लगा सर ऐसा कैसे, अरे भाई तू H2O को तोड़ा था, H2O को तोड़ा था बेटा, तो H2O को तोड़ा था तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला था प्लस 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकला था कि नहीं। फोटोसिंथेसिस में याद कर लो, ल्यूमेन के अंदर में जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मैंने पढ़ाया था, तो यही बात हुई थी ना बेटा, वाटर को तोड़ने से 2 प्रोटॉन निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलता है। तो यहां पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसपोर्ट से आया और इधर चला गया, फिर जो ये इधर से प्रोटॉन पंप करके बाहर अंदर निकल रहा है वो सारा प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। आप सोचो ना, आप जो सांस लेते हो, सांस में ऑक्सीजन जो जाता है वो कहां जाता है, यहीं पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, यही ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलना बंद हो जाए, आप तुरंत मर जाओगे, तुरंत मर जाओगे। कभी कभी सुनता होगा कि आतंकवादी लोग साइनाइड का टैबलेट रखा रहता है यहां पे, माला बना करके, जैसे हम माइक में लगाए हुए हैं ना, वैसे माला बना करके और वो रखे रहेगा। और क्यों देखा कि अगर इंडिया और में घुस गए और मान लीजिए उधर चाइना उन्हें से कहीं से आया हुआ है, ठीक है, और घुस गया इंडिया में, अब इंडिया वाला आर्मी वाला घेराबंदी कर लिया उसको और समझ रहा है कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो तुरंत साइनाइड का टैबलेट खा लेगा, तुरंत मर जाएगा। काहे, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यही जो 4th कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, इसी का इनहिबिटर होता है साइनाइड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, पूछा था कि साइनाइड खाने से क्यों मर जाता है, किसी व्यक्ति का मौत क्यों हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4th कॉम्प्लेक्स को इनहिबिटर है। 4th कॉम्प्लेक्स का जो यहां इलेक्ट्रॉन पास होना है ना, वो इलेक्ट्रॉन पास नहीं होने देगा, यहां पे जो रिएक्शन ये सब हो रहा है इसको बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि साइनाइड ऐसे ही खाएगा ना तो 4th कॉम्प्लेक्स के साथ आकर के बाइंड कर देगा। देखो ये 4th कॉम्प्लेक्स है ना जी, ये 4th कॉम्प्लेक्स इसके साथ आकर के बाइंड कर जाएगा। अब मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रुक गया, और तब इलेक्ट्रॉन जब नीचे नहीं जा रहा है तो फिर प्रोटॉन का भी पंपिंग नहीं होगा, इसका मतलब एटीपी प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, और बिना एटीपी के कोई जिंदा रहेगा, तुरंत मरना शुरू हो जाएगा, सब सेल एकदम इमीडिएट मर जाएगा, कोई लफड़ेबाजी है ही नहीं। तो एक इनहिबिटर भी याद रखना, समझे। अब मुद्दा आता है कि सर आप बोलते हो कि NaDH को अगर तोड़ेंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो 3 ATP बनेगा, और FADH2 को तोड़ेंगे
तो 2 ATP बनेगा। ऐसा क्यों? NADH2 को तोड़ देंगे तो 3 ATP बन जाएगा, FADH2 को तोड़ देंगे तो 2 ATP बन जाएगा। ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो इसका एनर्जी हाई है, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो ये नीचे यहां पे एंट्री मार रहा है ना बेटा, सेकंड कॉम्प्लेक्स यहां पे है और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यहां पे है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसके पास एनर्जी तो ज्यादा है, इसके पास एनर्जी तो ज्यादा है। ये तो मैं तुमसे अगर एक लॉजिकल बात बोलूं कि FADH2 का और NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, FADH2 को तोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और NADH2 के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसका है? तो बोलोगे सर NADH2 का है, क्योंकि इसकी ऊंचाई देखो भाई, हेलीकॉप्टर चल रहा है और जहाज चल रहा है ना, हवाई जहाज प्लेन चल रहा है, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसका है? प्लेन का ज्यादा है, प्लेन ज्यादा ऊंचाई पे है कि नहीं? मास दोनों का बराबर भी रहेगा तो जो ज्यादा ऊंचा पे रहता है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा माना जाता है। तो जो जितना ज्यादा ऊंचा पे है अगर उसको गिरा दोगे तो उतना ज्यादा ह्यूज चेंजिंग होगा, ह्यूज चेंजिंग होगा। भैया इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसका कम है, इसका और भी कम है, इसका और भी कम है। जैसे नीचे आते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कम हो जाएगा। तुम 10 महले पे हो, वहां पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कम है। जो तुमसे 9 महले पे बंद रहता है उसका कम है पोटेंशियल एनर्जी, तुमसे उससे भी नीचे है कम है। मास बराबर हो तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे ज्यादा डिपेंड होता है। ये बात समझते होगे तुम, फिजिक्स का नियम है ये सब सारा चीज। तो बेटा बात ये है, सिंपल सी बात है कि यहां पे जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गया तो ये ज्यादा एटीपी को बनाएगा और ये कम एटीपी को बनाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये ज्यादा प्रोटॉन को पंप करता है और ये कम प्रोटॉन को पंप करता है कंपैरेटिवली, तो इससे ज्यादा एटीपी निकलता है। वैज्ञानिकों ने हमारा कैलकुलेट करके देखा तो इसकी वैल्यू जो है ना अप्रोक्सीमेटली, अब उसका एग्जैक्ट कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये 3 एटीपी के बराबर बनाता है एनर्जी को और ये 2 एटीपी के बराबर बनाता है, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन को पंप नहीं कर पाएगा, ये ज्यादा प्रोटॉन को पंप करेगा, है ना। तो इसकी एनर्जी 2 एटीपी के बराबर होती है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, इसकी जो एनर्जी है ये 2 एटीपी के बराबर है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसका जो एनर्जी है ये 3 एटीपी के बराबर है। कितने? 3 एटीपी के बराबर। समझो मेरी बात को? तो यहां से समझ में आ गया। अच्छा, 1-2 बात और ध्यान रखो बेटा। एक बात तो मैं पहले इतना समराइज करता हूं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं जो बोल देता हूं, हालांकि इतना से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, एकदम 100% श्योर है, 100% कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें और भी एक बार थोड़ा सा रिकैप करता हूं। मैंने बोला, देखो मैं शुरू से बोलता हूं, समराइज करता हूं 2 मिनट में सारी बातें को। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा चेन है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा 4 कॉम्प्लेक्स का बना हुआ प्रोटीन का एक सिस्टम है जिसमें NADH और FADH2 को तोड़ करके ATP बनाया जाता है। क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज टूटा है वो ग्लूकोज से ज्यादातर एनर्जी NADH, 10 NADH बना है और 2 FADH2 बना है। डायरेक्ट तो 4 ही ATP हमारे पास मिला है, तो उनको ATP में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे लाना जरूरी है। अब NADH2 टूटता है या FADH2 टूटता है तो ये हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। यही हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अलग अलग कॉम्प्लेक्स से क्रॉस करेंगे और क्रॉस करते 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 अपने एनर्जी को लूज करेंगे, जिसके वजह से प्रोटॉन की पंपिंग होगी और वो प्रोटॉन जब अंदर लौट करके आएगा F0F1 पार्टिकल के द्वारा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। बोला गया सर ऑक्सीडेटिव क्यों बोला? क्योंकि भैया इसमें ऑक्सीजन की सहायता होती है। बोला क्यों? ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? याद रखना बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। देखो यहां पे ये ऑक्सीजन है, इसी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया 4th कॉम्प्लेक्स पे। देखो यहां पे 4th कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुकी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन, O2। और यही जब ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा तब फिर इसके बाद फिर प्रोटॉन की पंपिंग हो रही। तो यहां पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की सहायता से ही इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, और नहीं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा नहीं। तो ये ATP जो बन रहा है ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से बन रहा है।
जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो प्रोटॉन बाहर का अंदर का प्रोटॉन बाहर आ रहा है, यहां प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहे हैं और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट फिफ्थ कॉम्प्लेक्स से पास कर रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो बात को। NADH2 से ज्यादा एनर्जी निकलता है और FADH2 से कम एनर्जी निकलता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का नाम बताया इसका, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग बोलते हैं FMN NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड कॉम्प्लेक्स को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड कॉम्प्लेक्स को साइटोक्रोम रिडक्टेज या BC1 कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स को हम लोग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसमें कि साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर के सेंटर होते हैं। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स पे एटीपी का फॉर्मेशन कहां पे होता है, ये सवाल पूछा जा सकता है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स पे होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब तुमको मैंने बताया कि फोर्थ कॉम्प्लेक्स का बेटा एक इनहिबिटर है, कौन है, साइनाइड। साइनाइड खाओगे तो और भी ऐसे चीजें हैं जिसको खाने से आपकी मृत्यु हो सकती है, मौत हो सकती है। तो मैं बता देता हूं, कुछ कॉम्प्लेक्सेज हैं हमारे जहां पे कुछ कंपाउंड आकर के बाइंड कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोक देंगे, तो उनका याद रखिएगा बेटा, है ना, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स 1 का एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है रोटेनोन। रोटेनोन ये कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर है। किसका, इनहिबिट कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर माने जाते हैं। रोटेनोन किसका इनहिबिटर है बेटा, कॉम्प्लेक्स 1 का। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया आज तक जिंदगी में, तो कभी आगे भी नहीं पूछे जाने का संभावना है ना। एक एंटीबायोटिक होता है बेटा जिसका नाम होता है एंटीमाइसिन। क्या नाम होता है, एंटीमाइसिन। एंटीमाइसिन, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 3 का इनहिबिटर है। अगर तुम एंटीमाइसिन खा ले हुए तो कॉम्प्लेक्स 3 आपका ब्लॉक हो जाएगा और इसके वजह से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बंद हो सकता है, आपके बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन बंद हो सकता है ना। उसके बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कॉम्प्लेक्स 4 का, जिसको हमने बता दिया साइनाइड। साइनाइड जो होता है बेटा किसका इनहिबिटर है, कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर है। कॉम्प्लेक्स 4 रुक जाएगा और साइनाइड खाने से तुरंत आदमी का मौत हो जाता है। साइनाइड भी और एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी बेटा इसको इनहिबिट करता है। तो साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड किसका इनहिबिटर है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम में नहीं आते हैं, आप चाहो तो याद रखो, नहीं चाहो तो भूल जाओ। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बोलिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ में आ गया आपको, बोलिए भाई। बोल ही नहीं रहा है कोई, बोलता ही नहीं है भाई। सबसे बड़ा दिक्कत जानते हो क्या, बोलता ही नहीं है कोई कुछ।